की दो बूंदों से सातों सागर हैं जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं। जी हाँ, कुछ ऐसा ही मंजर था 14 फरवरी 2019 को जब सीआरपीएफ के 45 जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। उस दिन तिरंगा पहनाने से ज्यादा कफन के लिए इस्तेमाल हो रहा था। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सम्मान्य निर्णायक मंडल एवं उपस्थित साथियों, मैं सीआईएसएफ से उप निरीक्षक पिंटू राम मीणा आज के वाद विवाद के विषय को केंद्रित करते हुए विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूंगा। महोदय, मैं एक सैनिक हूं और मेरे लिए तो संविधान ही गीता है, बाइबल है, कुरान है तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 33 के तहत मेरे मौलिक अधिकार इसलिए छीने गए हैं ताकि मैं देश की रक्षा कर सकूं, देश के आत्मसम्मान और मान मर्यादा को बचा सकूं। उतना ही नहीं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1964 में रामस्वरूप बनाम भारत संघ मामले में स्पष्ट किया है कि एक सैनिक के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा ही सर्वोपरि है। जबकि महोदय, आज हमारे देश में खौफनाक मंजर को देखकर यहाँ की जनमानस मौत से मोहब्बत और जिंदगी से नफरत करने लगी है, क्योंकि अपराध के मुकाबले कानून बौना नजर आने लगा है और ये मानव अधिकार तो अपराधियों के हित में तन जाते हैं, इसीलिए तो रोज भेड़िए साक्षात छाती पर चढ़ जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए लड़ी गई लड़ाई कोई क्रिकेट का मैच नहीं जो आज हार गए तो कल जीत जाएंगे। ये वो जंग है जो आज नहीं जीती गई तो कल देश को वीरान कर देगी, इसीलिए इसको जीतना बहुत जरूरी है। और हम रोज जीतते हैं तभी तो पंजाब की तर्ज पर जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्वी राज्य भारत के नक्शे में हैं, नहीं तो युद्ध विराम संधि, शिमला समझौता और ताशकंद जैसे कई समझौते रोज जम्मू कश्मीर की घाटियों में बेआबरू होते हैं। महोदय, राष्ट्रीय सुरक्षा का मतलब यह नहीं कि नक्सली आतंकी हमलों में जवाबी कार्रवाई न करें। राष्ट्रीय सुरक्षा का मतलब आतंकवाद, नक्सलवाद, उग्रवाद को खत्म कर देश के कोने कोने में शांति स्थापित करना है। और अगर शांति स्थापित करना है तो आतंकवाद और नक्सलवाद को पोषित करने वाले तथा उन्हें हथियार मुहैया कराने वाले राष्ट्रों पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत है। जरूरत है न्यायिक प्रक्रिया को सुधारने की, टेरर फंडिंग और साइबर क्राइम को रोकने की। आज जरूरत है राजनीतिक इच्छा शक्ति की। महान राजनीतिक चाणक्य ने भी कहा कि कोई भी नियम राष्ट्र और राष्ट्रहित से बड़ा नहीं होता, किंचित ऐसा है तो उसे तत्काल बदल देना चाहिए। महोदय, आज के दौर में आक्रामक रवैया अपनाने वाले आतंकवाद, नक्सलवाद, उग्रवाद से लोहा लेना किसी युद्ध से कम नहीं और किसी युद्ध को जीतने के लिए पहल करने की आवश्यकता होती है। जबकि युद्ध जैसी अत्यंत निर्णायक पलों में एक जवान अपनी नौकरी की वजह से उतना ही कर पाता है कि सांप मरे या ना मरे, लेकिन लाठी नहीं टूटनी चाहिए, क्योंकि उसको डर सता रहा होता है कि जलील किया जाएगा उसे मानव अधिकारों की भरी सभा के अंदर। उसे डर सता रहा होता है कि ना तो कानून छोड़ेगा और ना ही तिल का ताड़ बनाने वाली मीडिया की पैनी नजरें छोड़ेंगी, जिसका ज्वलंत उदाहरण पहले कश्मीर में जवानों के सिर कटवाए तब जाके सर्जिकल स्ट्राइक किया। 20 भारतीय सैनिकों ने गोली खाई तब म्यांमार में घुसकर ऑपरेशन ऑल आउट किया था। 45 जवानों ने शहादत दी तब बालाकोट एयर स्ट्राइक की। काश ये एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन ऑल आउट पहले ही हो गए होते तो एक पत्नी का सुहाग, एक बुढ़े माँ बाप की बुढ़ापे की लाठी, एक बहन की राखी और एक बच्चे का भविष्य अंधकार में नहीं होता। महोदय, डॉक्टर भी कैंसर का इलाज करता है तो संक्रमित कोशिका को काट कर फेंक देता है ताकि वो नासूर ना बने, और आज हमारे देश में आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद तो उससे भी गंभीर समस्या बने हुए। ये एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हजारों निर्दोष लोगों की जान ले लेते हैं। महोदय, मेरे विपक्षी साथी किन दरिंदों के लिए मानव अधिकारों की दुहाई दे रहे, उनके लिए जो विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में सत्ता का गलियारा बंदूक की नली से नापना चाहते हैं, या फिर उनके लिए जो राजनीतिक शून्य, आर्थिक विफलता और अराजकता फैलाना चाहते हैं, या फिर उनके लिए जिन्होंने 38 भारतीय नागरिकों को इराक के मौसूल में मौत के घाट उतार दिया था और उनके घर वालों की पथराई आंखों को मिला भी तो सिर्फ ताबूत और ताबूत में मृत्यु प्रमाण पत्र, या फिर उनके लिए जो राष्ट्र विरोधी नारे लगाते हैं, अब जलम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, कौन है अफजल का कातिल, भारतीय संविधान या सर्वोच्च न्यायालय? क्यों दरकिनार करना चाहते हैं मेरे विपक्षी साथी इन सब घटनाओं को? क्योंकि साथ सच्चाई को बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं रह गई आपके अंदर। महोदय, सच ये है कि हमारी बंदूक की नली से निकली हुई गोली को 1000 बार सोचना पड़ता है कि उसे कब, कहां और किसे लगना है, जबकि एक आतंकवादी की गोली को कोई निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं होती। एक जवान की उंगली अगर ट्रिगर पर है तब हम यहाँ खुली हवा में सांस लेते हैं। -40 डिग्री तापमान पर एक जवान अपनी हड्डियां गलाता है तब हमें सहूलियत मिलती है बुद्धिजीवियों की तरह बातें करने की, सहूलियत मिलती है संवेदनशील होने की, डिस्को जाने की और त्योहार मनाने की। अध्यक्ष महोदय, सच्चाई यह है कि दुश्मन देश के बाहर ही नहीं, देश के अंदर भी हो सकता है। मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे में भी हो सकता है, यहां तक कि सदन के अंदर भी हो सकता है, जिसे नकारा नहीं जा सकता। और ये मेरी जिम्मेदारी है कि बाहर भीतर हर तरफ देश की रक्षा करूं, और ऐसा करते वक्त अगर मेरे और मेरे परिवार के मानव अधिकारों को कुचलना भी पड़ा तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। अंत में फैसला माननीय निर्णायक मंडल के ऊपर छोड़ते हुए भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की चंद पंक्तियों के साथ मेरी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि ये बंधन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए, और मरने के बाद गंगा में बहती हुई हमारी अस्थियों से कोई कान लगाकर सुनेगा तो सिर्फ एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय।
मैं इंस्पेक्टर जीडी राजप्रकाश मिश्रा, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की तरफ से आज के वाद विवाद प्रतियोगिता का विषय मानव अधिकारों का अनुपालन करते हुए देश में आतंकवाद और उग्रवाद से प्रभावी तरीके से निपटा जा सकता है कि विपक्ष में अपना विचार रखना चाहूंगा। महोदय, बात चाहे सीमा सुरक्षा की हो या देश की आंतरिक सुरक्षा की हो, हमारे सुरक्षा बल अपने कर्तव्यों का निर्वहन काफी अच्छे तरीके से कर रहे हैं, परंतु कभी कभी हालात और परिस्थितियां इतनी खराब हो जाती है जब हमें राष्ट्र सुरक्षा में या आत्मरक्षा में कठोर कदम उठाने पड़ते हैं। जब हमारा सामना इन उग्रवादियों और आतंकवादियों से होता है तो ये हमारा स्वागत किसी फूलों के हार से नहीं, बल्कि हमारा स्वागत करते हैं गोलियों की बौछार से और अत्याधुनिक हथियारों से। और उस समय जब गोली कान के 2 इंच दूरी से गुजरती है तो वो जिंदगी और मौत के बीच एक फासला पैदा करती है। और इन परिस्थितियों में भी एक सिपाही के पास 1 सेकंड से भी कम का समय होता है ये फैसला लेने के लिए कि वो क्या करे और क्या ना करे। जबकि आज हमारे देश में एक न्यायपालिका को भी एक फैसला लेने में कई दशक लग जाते हैं। आसान नहीं होता फौजी कहलाना, आसान नहीं होता फौजी कहलाना। जज्बातों को पिघलाकर रगों में लोहा भरना पड़ता है। जम्मू कश्मीर में हमारे 5,500 से अधिक जवान शहादत को प्राप्त हो चुके हैं, तो वही नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 3,000 से अधिक जवान शहादत को प्राप्त हो चुके हैं। हमें सीख लेनी चाहिए श्रीलंका सरकार से, जिन्होंने अपनी सेना को खुली छूट दी और लिट्टे जैसे आतंकवादी संगठन पर उन्होंने काबू पाया। तो हमें सीख लेनी चाहिए अमेरिका सरकार से भी, जिन्होंने अफगानिस्तान, इराक और सीरिया जैसे देश में भी आतंकवाद को खत्म करने की एक पहल की और उन्हें काफी हद तक सफलता भी मिली। जबकि हमारे देश में एक अधिकारी द्वारा जब एक पत्थरबाज को गाड़ी से बांधकर अपनी टीम को सुरक्षित बचाया जाता है तो लोग उस पत्थरबाज के मानवाधिकार की हनन की बात करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर 10 व्यक्तियों की जान को बचाने के लिए एक व्यक्ति के मानवाधिकार का हनन कुछ समय के लिए हो भी जाए तो ये किसी भी सैद्धांतिक धरातल पर गलत नहीं है। आज लोहे का स्वाद लोहार से नहीं बल्कि उस घोड़े से पूछना चाहिए जिसके मुंह में लगाम लगी होती है। 1958 में हमारे देश में अस्फा जैसे कठोर कानून लाए गए और पूर्वोत्तर के राज्यों में जहां पर उग्रवाद अपनी चरम सीमा पर था उसे खत्म करने के लिए वहां लागू किया गया। और उसकी सफलता को देखते हुए 1990 में इसे जम्मू कश्मीर में भी लागू किया गया, जो आज भी आतंकवाद का कमर तोड़ने का काम कर रहा है और इसे हटाने के लिए अलगाववादी नेता अपना राग अलापे रहते हैं। तो पंजाब क्षेत्र में भी जब आतंकवाद अपनी चरम सीमा पर था तो हमारे सुरक्षा बलों द्वारा और सरकार द्वारा कठोर कदम उठाए गए और वहां से भी आतंकवाद को जड़ से खत्म किया गया। हमारे महान अर्थशास्त्री चाणक्य ने भी कहा है कि अगर राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हमें साम दाम दंड भेद की नीति अपनानी पड़े तो उसे अपनानी चाहिए। और महाभारत में भी जब अर्जुन ने अपने सगे संबंधियों को सामने देखते हुए शस्त्र को नीचे कर दिया था तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें प्रेरित करते हुए कहा था कि हे पार्थ, अपना शस्त्र उठाओ और कर्म करो। आज मानवाधिकार की बेड़ियों में बंधे होने के कारण हमारे सुरक्षा बलों को आतंकवाद और उग्रवाद से निपटने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इसका फायदा हमारा पड़ोसी मुल्क मानव अधिकार को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करके करता है, जिससे हमारे जवानों का मनोबल टूटता है। आज हमारे देश में कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं, अगर वहां पे कठोरता से कदम ना उठाए जाएं तो उस क्षेत्र को हमारे देश से अलग होते समय नहीं लगेगा। आज हमारे देश में निष्कर्ष स्वरूप में यह कहना चाहूंगा कि हमें मानव मूल्य, हमारे सुरक्षा बल मानव मूल्यों को ध्यान में रखते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन काफी अच्छे तरीके से कर रहे हैं, परंतु कभी कभी हालात और परिस्थितियां इतनी खराब होती है कि हमें कठोरता से काम करने पड़ते हैं। जबकि हमारे मानव मूल्यों को ध्यान में रखते हुए हमारे सुरक्षा बल हमारे देश में समय समय पर आने वाले प्राकृतिक आपदा के समय काफी अच्छा काम करते हैं और सीमावर्ती इलाकों में भी सिविक एक्शन प्रोग्राम और बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट जैसे प्रोग्राम चलाकर लोगों के मानव मूल्यों को बढ़ाते हैं। और हमारे देश में हमारे आज अजमल कसाब जैसा आतंकवादी, इनका कोई जाति, धर्म, मजहब, नाम पहचान न होने के कारण आसानी से देश में घुस आते हैं और मुंबई हमले को अंजाम देते हैं, जिसमें हमारे देश के 166 निर्दोष व्यक्ति मारे जाते हैं। तो वे आदिल अहमद डार जैसे आतंकवादी पुलवामा हमले को अंजाम देते हैं आम जनता के बीच में छुप कर रहते हुए और हमारे सीआरपीएफ के 44 जवान शहादत को प्राप्त हो जाते हैं। तो अब इनको इन्हीं की भाषा में मुंह तोड़ जवाब देते हुए हमारे सुरक्षा बलों ने पठानकोट, बालाकोट, उरी जैसे सर्जिकल स्ट्राइक भी किया और आतंकवाद को जड़ से खत्म करने का भी काम कर रहे हैं। और अंत में निष्कर्ष स्वरूप में यही कहना चाहूंगा एक फौजी के तर्ज में कि कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जल कर देख लेना कैसे होती है हिफाजत मुल्क की, कभी वर्दी पहनकर देख लेना। जय हिंद, जय भारत।